चलिए भाई, सर्वे के लेक्चर को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। और इसमें क्या है देखिए ज़रा। अभी तक चेन सर्वेइंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें पहला टॉपिक पढ़ा था जिसमें काफ़ी कुछ बताया। उसके बाद हम लोगों ने जो है चेन पढ़ा था, जो पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, मतलब चेन सर्वेइंग में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसमें पहला जो इक्विपमेंट है यानी जो पहला उपकरण है जिससे चेन सर्वे किया जाएगा वो चेन था। और चेन के डिफरेंट टाइप्स, उसकी बनावट, बनावट में होने वाली डिटेल्स, इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें इक्विपमेंट्स और भी थे, फीता था, पेग मैलेट था, रनिंग रॉड था, ऑफसेट रॉड था। इन सब के बारे में बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप अभी तक आप पढ़ रहे हैं तभी ये देख रहे हैं वीडियो, बाकी जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको बोलिए कि फटाफट से क्लास से जुड़ जाएं, ठीक है ना। एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे चैनल के नाम से आपको एंड्रॉयड ऐप भी मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, ठीक है ना। आप कहीं भी पढ़ते रहें, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो सिविल टेक सॉल्यूशन पर ही आपकी आत्मा भटकेगी। आप पढ़ाई कहीं भी कर रहे हो, लेकिन आप अगर यहाँ नहीं हैं तो इसका पछतावा तो आपके मन में आएगा ही, ठीक है ना। आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप सिविल टेक सॉल्यूशन पर अगर नहीं है तो इस चीज का पछतावा आपको हमेशा रहेगा कि यार वहाँ होना चाहिए था, ठीक है ना। इसलिए पछतावे से बचिए, आज अपना रिग्रेट खत्म करिए और फटाफट से जुड़िए। इसलिए नहीं कि केवल मेरा फायदा होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की कि आप जहाँ हैं वो आपके लिए बेस्ट प्लेस है, ठीक है ना। कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि हमारी सर्विसेज सबसे बेस्ट है, फिलहाल सबसे बेस्ट है, ये जान लीजिए। आपको पता चलेगा जब आप हमारे साथ कुछ वक्त गुजार लेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पुराने लोगों से आप फीडबैक ले सकते हैं। जो लोग नए हों, मेक श्योर कि आप एकदम सही जगह पे हैं, डाउट में जीना बंद करिए। चलिए आइए, ठीक है। मतलब अगर मन में किसी तरह का हो, बाकी जो पुराने उनसे फीडबैक लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो अब बाकी अपना सब कुछ जानते हैं, कोई दिक्कत हो तो फटाक से इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। बाकी हमारा एक टैगलाइन हमेशा रहेगा, क्या रहेगा आप जान लीजिए इस चीज को। कम समय में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम समय में हम लोग दे देते हैं। उसके बाद एक चीज है कि ज्वाइन करिए और अपने अंदर आपको डिफरेंस ना दिखे तो जो कहिएगा वो बदल देंगे। 2-3 महीने हमारे साथ गुजारिए, लंबा समय नहीं, 2-3 महीने। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आपके अंदर क्या बदलाव आया, ठीक है। आइए, तो हम लोग काफी इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके थे जिसमें से चेन तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद वाले जैसे टेप के बारे में, एरो है, मार्किंग पेन जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजों के बारे में अभी बताना था, ठीक है। उसी दिन नाम लिखा था मैंने वन बाय वन सबका कि कौन कौन से होते हैं, और आज उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज आती है टेप। चेन हो चुका, टेप। टेप क्या होती है, जिसको फीता बोलते हैं। फीता का मतलब हुआ ये कि चेन तो लोहे की बनी हुई जंजीर टाइप की थी, लेकिन फीता जो होता है वो, जो भी आप टेप देखते हैं वो सब वही उसी फीते की मैं बात कर रहा हूं। अब वो फीते कितने टाइप के होते हैं उन पर वन बाय वन बात करेंगे, और ये किसके लिए ठीक रहते हैं फीते। चेन जब था तो चेन से भी लंबाई मापी जा रही थी, तो फीता क्यों जरूरी पड़ा। देखिए, जहां पे उबड़ खापड़ जमीन, रफ टफ एरिया हो, उन जगहों पर चेन को खोलने में, घसीटने में टूटती नहीं है, मजबूत रहती है, ठीक है ना। फीता छोटी दूरियां मापने के लिए या खसका मापने के लिए ठीक होता है। दूसरा बात, चेन को फैलाने में सैगिंग भी नहीं होती। सैगिंग का मतलब होता है कि वो लहर भी नहीं मारता इधर उधर। फीता अगर बहुत लंबा ले जाएंगे ना तो एकदम सीधा ना होके लगेगा दाएं बाएं सेक करने। चेन लोहे की जंजीर जैसी बनी होती है, अगर आपको दिखेगा, आप कॉलेज में जाएंगे तो चेन जो जो मैं दिखा बताऊंगा उसको देखने का प्रयास जरूर करिएगा अपने लैब, ठीक है ना। जो जो भी मैं बताऊंगा उसको देखने का प्रयास जरूर करिएगा अपने लैब में, ठीक है। अब मान लीजिए आप गए यहां से, देखा आपने, तो इन चीजों को उससे मैच भी कराएंगे आप कि जो हमने बोला वो सही था कि नहीं था, ठीक है ना। फीता क्या होता है, उसमें एक तो सैगिंग आती है, इधर उधर लचक करता है। दूसरा चीज, वो झाड़ी वगैरह में टूट सकता है, फंस सकता है। और चेन क्या होती है, छोटी मोटी घास वास को तो उखाड़ के ले जाती है, उससे दिक्कत नहीं होता। फीता ये सब नहीं कर पाएगा। तो जहाँ पे दिक्कत वाली जमीन हो वहां चेन सही है, लेकिन छोटी छोटी दूरियां मापना है, जैसे खसका मापना है। खसका क्या होता है, लेटरल मेजरमेंट्स फ्रॉम चेन लाइन आर कॉल्ड ऑफसेट्स। यानी चेन लाइन है तो उसके अगल बगल कोई दूरी मापी जाती। क्यों, अक्सर जब आप चेन की लाइन जो जाती है वो आपकी बाउंड्री से होके जाती है, अक्सर बीच से भी जा सकती है, लेकिन अक्सर बाउंड्री से होके जाती है। उस दौरान अगल बगल की चीजों को मेंशन करना पड़ता है नक्शे पर। आपका नक्शा केवल बाउंड्री का खाका बना देने से नहीं बन जाएगा,
उस नक्शे के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फीचर हो दैट शुड बी मेंशन्ड इन द मैप। इस वजह से आप अगल बगल की चीजों को खसके के रूप में नक्शे पर दिखाते हैं। बात समझ आ रही ना? जब भी आपका कोई क्षेत्र है उसमें मान लीजिए कोई चीज है तो उसकी पोजीशन नक्शे पर कैसे दिखाएंगे? चलिए आपने नक्शा बना लिया, एक नक्शा आपने कागज पे ऐसा बना लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्चुअल जब ये जहां पे था, ये जमीन एक्चुअल में जहां पर थी उस जगह पर कहीं पर कोई ऐसी चीज थी जो जिसको लोकेट करना चाहिए था उसमें कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो उसको आपने मेंशन करना है। क्यों? मान लीजिए आपने पूरा ऐसे ही आपका फील्ड का जो नक्शा है, जो फील्ड का नक्शा है वो काफी ऐसे बड़ा था, ठीक है ना, वो काफी ऐसे क्या था, बड़ा था। तो बड़ा होने की वजह से एक चीज समझिएगा, लगभग उसी के जैसा था। यहाँ पर ये नक्शा था, ये मतलब ये पॉइंट था, ये काफी बड़ा नक्शा में इसका मैप यहाँ पे आपने बनाया। इसमें एक चीज थी, जैसे मान लीजिए छोटा सा क्या है, यहाँ पे टेम्पल है, छोटा सा क्या है, टेम्पल है। और टेम्पल का साइन क्या होता है दिखाने का? ऐसे इसको नक्शे में टेम्पल को ऐसे दिखाया जाता है। कैसे? कि एक छोटा सा घर बना के उस पर एक झंडा दिखा दीजिए, तो इसको टेम्पल कहते हैं। हर चीज को दिखाने के सिंबल भी होते हैं जो किताबों में आपको अपने मिल जाएंगे सारे सिंबल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने क्या किया कि यार यहाँ पे मंदिर है, चलो नक्शे में हम इसको ऐसा दिखा लेंगे तो पता चल जाएगा मंदिर है। चलिए कोई महानुभाव थे, उन्होंने ये सब पूरा बनाया, यहाँ पे बना दिया, मंदिर को यहाँ पे नहीं दिखाया, क्या होगा? तो आपके पास जब नक्शा आएगा तो नक्शे में तो कोई मंदिर दिख नहीं रहा। तो इस नक्शे को देख करके सब जो आर्किटेक्ट था उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ से होते हुए एक रेलवे लाइन जाएगी, फिर उसके बगल से यहाँ पे अगल बगल कोई चीज नहीं होनी चाहिए, पार्क बनेगा, ये ऐसा उन्होंने बना दिया। जब वो चीज बनाने की बारी आई, जब क्षेत्र पर पहुंचे लोग, क्योंकि जब आपके पास मैप आता है उस मैप के आधार पे आप जो चीज बनाई जाने वाली है उसका नक्शा बनाते हैं। तो आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया और उसको मंदिर आपने दिखाया नहीं नक्शे में, तो क्या जानता है, वो बना देगा ऐसा नक्शा। तो जब आप बनाने पहुंचेंगे तो कहेंगे अरे यार नक्शे में तो यहाँ दिखा रहा है कि मंदिर बनना, यहाँ पे ये चीज जाएगी, यहाँ पे तो मंदिर है, पहले से मंदिर का पता नहीं था। और मंदिर तोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो ये धार्मिक आस्था का सवाल हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थितियों में आप नप जाएंगे। जो सर्वे करने गए थे उनसे पूछा जाएगा तुमने जब वहां पे वो चीज थी तो तुमने नक्शे में उस चीज को दिखाया क्यों नहीं? क्यों? पूरा हम पूरा बनवा दिए, सब कुछ हो गया, जब बनाने पहुंचे और पूरा प्लानिंग के साथ में पता चला दिक्कत आ गई। देखते हैं कई बार लोग पूरा प्रोजेक्ट पास करवा लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद पता चला झोपड़ी वाले जो है वो अपना जो है फुटपाथ वाले जो है जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो पुरानी फिल्मों का जो विलन आता था, कहता था मैं सबको 2-2 करोड़ रुपए दूंगा और तुम लोग घर खाली कर दो, तुम लोग को फ्लैट मिलेगा, और उसके बाद वो सबको खाली करवा के अपना घर बनवा के खाली हो जाता था। तो इन चीजों को भी मेंशन किया था नक्शे में कि कोई ऐसी चीज वहां पे है, उस प्रोजेक्ट में बड़ा सा प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें कुछ लोगों की कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, आपको उसको भी मेंशन करना नक्शे में जरूरी है कि यहाँ पर ये चीज है और मैंने इसको बनाया हुआ है। तो आपकी छुट्टी रहेगी, फिर बाकी काम समझे वो लोग टेक्निकली, ठीक है। तो सर्वे मैप बनाते समय सभी जो मुख्य बिंदु हैं उनको नक्शे पर दिखाया जाता है। और वो मुख्य बिंदु कैसे दिखाए जाएंगे? तो जब नक्शा बनेगा तो कहेंगे यहीं पर यार नक्शे में कुछ एक पॉइंट है, तो कहेंगे कहाँ है यहाँ पॉइंट है नक्शे में? तो हम कहेंगे ये जो चेन लाइन थी ना उससे ये पॉइंट ए था, ये बी था, सी डी और ई है, तो ए से 5 मीटर दूर, और 5 मीटर दूर मतलब यहां से ए से 5 मीटर दूर और इधर से 4 मीटर, मतलब ए से 5 मीटर दूरी पर साइड में 4 मीटर ये है। तो इस पॉइंट की 2 लोकेशन मिली, क्या? एक मिला इस पॉइंट का लोकेशन ए से 4 मीटर दूरी से परपेंडिकुलरली, बिल्कुल परपेंडिकुलर इस दिशा में है। यानी आप नक्शे पर जाएंगे, अपने 5 मीटर की दूरी बनाएंगे, 4 मीटर ऊपर एक पॉइंट बना के ऐसे मंदिर बना देंगे, झंडा लगा देंगे, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ से ऐसे लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, वो समझ जाएगा कि यहाँ से 5 और यहाँ से 4 दूरी पर वो मंदिर है। तो नक्शे में दिखा दिया आपने उसको। तो यानी सिंपल सी बात है, ऐसे छोटे छोटे खसकों को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। केवल मैं उपकरण ही नहीं पढ़ा रहा हूं बल्कि उनके आधे से अधिक प्रयोग आपके पढ़ाते चले जा रहा हूं, सुनते जाइएगा इस चीज को। तो टेप कितने प्रकार के होते हैं उसको समझे, और उसको समझेंगे उससे पहले हमने ये समझ लिया कि टेप खसके मापने के काम आता है, और खसके क्या होते हैं इसका जिक्र भी मैंने कर दिया। अभी खसके क्या होते हैं बताया जाएगा, लिखवाया भी जाएगा, नोट्स में होगा भी,
लेकिन चिंता मत करिए, शुरू से जानते रहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि आगे रिपीटेटिव होगा तो आपको पढ़ने के बाद दोबारा बहुत ज्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर एक बार आप सुनते चले जा रहे हैं तो आपको दोबारा इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं टेप के बारे में। तो टेप कई टाइप के होते हैं, ठीक है ना। टेप किस लिए यूज किया जाता है आप समझ चुके हैं। टेप छोटी दूरियों के लिए आर यूज्ड फॉर मतलब प्रयोग किए जाते हैं इसके लिए, फॉर स्मॉल डिस्टेंस आर यूज फॉर स्मॉल डिस्टेंस, छोटी दूरियों के लिए नापने के लिए। जैसे खसके, एग्जाम्पल के रूप में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, खसके यानी ऑफसेट्स यानी इनका जो है ऑफसेट का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, ठीक है। क्लियर कट बात है। तो अब एक चीज यहाँ पर जान लीजिएगा, फीते कितने प्रकार के होते हैं। एक तो इनको क्यों प्रेफरेंस मिलती है छोटी दूरियों के लिए, ये लाइट वेट होते हैं। बेनिफिट क्या होता है, बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है, ये बेनिफिट क्या होता है इसका, लाइट वेट इजी टू कैरी, मतलब आसानी से इसको ढोया जा सकता है। चेन काफी हैवी होती है, फैलाने वगैरह खोलने वगैरह में दिक्कत आती है चेन को। टेप के टाइप्स की बात करें अगर हम लोग कि टेप कितने टाइप के होते हैं, तो टेप होते हैं 4 टाइप के। पहला होता है लिनन टेप या इसका दूसरा नाम हम लोग इसको बोलते हैं क्लोथ टेप, लिनन टेप या क्लोथ टेप। दूसरा क्या होता है, मेटालिक टेप। तीसरा होता है स्टील टेप, और चौथा होता है इनवार टेप। चौथा क्या होता है, इनवार टेप। ये होते हैं टाइप्स ऑफ टेप। बात समझ आ रही ना, ये होते हैं टाइप्स ऑफ टेप। क्लियर है। अब इन जो लिनन टेप या क्लोथ टेप होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में मैं लिख दूं सूती फीता, इसको बोलते हैं धात्विक फीता, इसको बोलते हैं इस्पाती फीता, और इसको बोलते हैं इनवार फीता। नाम इसका वही रहेगा, इनवार फीता। अब सबके बारे में आपको सुनना है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, जो सूती फीता होता है वो सूती कपड़े का, कभी दर्जी को कपड़ा नापने के लिए जो फीता यूज करता है दर्जी, देखे हैं उसको, वही सूती फीता होता है। दर्जी लोग जो कपड़ा, टेलर वगैरह जो सिलते हैं, उस अपने साथ एक फीता रखते हैं छोटा सा, कपड़े वगैरह की नाप लेने के लिए, वही सूती फीता होता है, ठीक है ना। लगभग 1.5 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई पट्टी का होता है, और इसमें जो होता है अक्सर मीटर में, फीट में, दोनों में बना रहता है। दोनों पैमाने एक्स में लगते हैं, MKS भी FPS भी दोनों में चला होता है, ठीक है ना। सस्ता होता है। दूसरा बात, झटकने वगैरह से टूट जाता है। और दूसरा, अगर मौसम का प्रभाव इस पर गया तो ये जल्दी सिकुड़ता फैलता है और टूटता भी है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग के कामों में नहीं किया जाता है। बात समझ आ रही है। मतलब सूती फीता जो होता है, इसके क्या क्या है, हल्का है, सस्ता है। ये तो फायदे हो गए कि हल्का है और सस्ता है, लेकिन नुकसान क्या क्या है इसके, ये तापमान परिवर्तन पर जल्दी रिएक्ट करेगा, तनाव वगैरह लग गया आसानी से तो झटके खा के टूट भी सकता है, साथ साथ उतना रिलायबल भी नहीं है, ठीक है ना। किसका बात हुआ, ये सूती फीते का। दूसरा है मेटालिक टेप। मेटालिक टेप का मतलब क्या होता है, उसी सूती फीते में अगर पतली पतली कॉपर की वायर क्या की जाए, रेनफोर्स्ड कर दी जाए। रेनफोर्समेंट क्या होता है, अगर आप RCC पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे तो मैंने रेनफोर्समेंट को अच्छे से बताया है। कोई भी पदार्थ को अगर बाहर से कोई मजबूती दी जा रही है, तो दैट एक्स्ट्रा मटेरियल विच इज एडेड टू इंक्रीज द फोर्स टेकिंग कैपेबिलिटी। तो रेनफोर्समेंट का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, मतलब इसके बल लेने की शक्ति को बढ़ाने के लिए सूती फीते में ही, जो सूती फीता था उसी में कॉपर की महीन महीन तारें क्या की जाती हैं, बिछा करके इंसुलेट कर दी जाती हैं। तो उससे क्या होता है, ये थोड़े सूती से तो काफी मजबूत हो जाते हैं। दूसरा, इस पर मजबूत होने के साथ साथ तनाव वगैरह पे जल्दी बढ़ते नहीं है। इनका मौसम का प्रभाव यानी थर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर वगैरह पा करके ये जल्दी फैलते सिकुड़ते भी नहीं, क्योंकि ये मेटल इसके साथ जुड़ गया तो इतना ज्यादा इन पर नुकसान नहीं करता है, ठीक है ना। थोड़ा सा झटका भी ले लेता है, ये झटका लगने पे टूटता नहीं है।
सिंपल सिंपल बात जान लीजिएगा कि छोटे छोटे सर्वे के काम में ये फीता काफी यूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है कि अगर कॉपर की तारें रहती हैं, कॉपर की तारें ऐसी हैं तो ये ऐंठता है ना, तो तारें ऐसे मुड़ जाती हैं तो फिर खुलने में दिक्कत करती हैं, मतलब इसमें ऐंठन जल्दी आती है। इसका मुख्य दोष क्या है मेटालिक वाले का? फायदा तो आप समझ गए, मुख्य दोष क्या है कि इसमें ऐंठन जल्दी आती है। बात समझ आ रही ना? अब हम लोग बात करते हैं तीसरा वाला जो है कौन सा आपका स्टील टेप यानी इस्पाती फीता। स्टील टेप की कहानी ये होती है, ये स्टील की पतली पट्टी बना रहता है, स्टील की पतली पट्टी पूरा बना रहता है। इसमें सबसे अच्छा बात ये होता है कि इस पट्टी को मोड़ेंगे फिर से सीधा हो जाएगा, मतलब ऐंठन नहीं आती इसमें। ये ऐंठन से बहुत मतलब इस बच जाता है। हालांकि अगर कोई भी मतलब मुड़ गया तेजी से तब तो खोलना पड़ेगा, नहीं तो मेटालिक की तुलना में काफी मजबूत होता है, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग के कामों में सबसे ज्यादा प्रयोग स्टील के फीते का किया जाता है, क्योंकि इसको खोलना फंसाना नहीं पड़ता है, ये आसानी से खुल जाता है। दूसरा, लचीली स्टील का होने की वजह से थर्मल एक्सपेंशन भी काफी लो होता है, तापमान पा करके ज्यादा फैलता सिकुड़ता नहीं है। तो लगभग कामों में स्टील के टेप का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट फीता जो आपका है वो है इनवार टेप। इनवार का मतलब होता है, एक चीज जान लीजिएगा, इनवार एक पदार्थ है। इनवार देखिए, स्टील से बना हुआ टेप होगा तो स्टील का टेप हो गया, मेटल से बना होगा मेटालिक टेप, लिनेन मतलब धागे से बना हुआ है तो ये। लेकिन इनवार कौन सा पदार्थ होता है? इनवार भी तो कोई ना कोई पदार्थ होगा, जैसे स्टील, मेटल और क्लोथ एक पदार्थ है, तो इनवार भी एक पदार्थ है। ये एलॉय है, किसका किसका एलॉय है? एलॉय ऑफ निकिल, निकिल एंड स्टील। एलॉय ऑफ निकिल एंड स्टील मतलब निकिल और स्टील का एलॉय। तो निकिल कितना रहता है इसमें? निकिल लगभग 36% रहता है और स्टील बाकी का रिमेनिंग जो रहता है वो 64% के आसपास वो स्टील रहता है। तो आपसे स्टील का परसेंटेज नहीं पूछेगा, आपसे परसेंटेज हमेशा किसका पूछता है? निकिल का। कि इनवार में निकिल की मात्रा कितनी होती है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में काफी आता है। ये एक तरह का मिश्रण है, एलॉय मतलब होता है किसका किसका मिश्रण, निकिल और स्टील का मिश्रण करके इनवार बनाया जाता है। खास बात क्या है, मुख्य खास बात क्या है? पहली बात कि वेरी वेरी प्रेसाइज, प्रेसाइज लोवेस्ट थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर, थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर among above ऊपर जितने फीते बनाए गए हैं उनमें सबसे थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर इसका क्या होता है? कम होता है। मोस्टली यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क, सिविल इंजीनियरिंग वर्क यानी सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला फीता जो है, ये तो स्टील के लिए था, ये किसके लिए था? स्टील के लिए था। लोवेस्ट थर्मल इनवार जो होता है इसमें क्या होता है? ये ब्रिटल होता है यानी भंगुर होता है एंड कैन नॉट टेक जर्क्स यानी झटके नहीं ले सकता। अगर इस फीते को, ब्रिटल होता है ना, ब्रिटल का मतलब फीता स्टील और निकिल का बना, अगर ज्यादा जोर से इसको झटका दिए तो फीता टूट जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि जहां भी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट लिए जाते हैं लीनियर वाले, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है? इनवार टेप का यूज किया जाता है। बाकी किसी टेप का प्रयोग वहां पे नहीं संभव। जहां प्रेसाइज मतलब इसका मुख्य काम है, मुख्य बड़ी बात है प्रेसाइज। थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर स्टील का भी 1/10 होता है। मतलब अगर इस पर बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन इज 1/10 ऑफ स्टील। स्टील का वैसे काफी कम था, लेकिन उसका भी 1/10 हिस्सा क्या लगता है? इसका थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो ये था किसके बारे में? आपके फीते के बारे में। ये था किसके बारे में? फीते के बारे में पूरी बात क्लियर है। अब हम लोग किस पर बात करेंगे? रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, एरो, मार्किंग पिन, इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस पर? मार्किंग पिन यानी एरो पर। मार्किंग पिन
यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, एरो कहते हैं, ठीक है ना, एरो पर और मार्किंग पिन पर। ये क्या होता है, तो ये सिंपल सी बात है, यहां से ऐसे घुमा, ऐसे रहता है, इस टाइप से बना रहा था, बात समझ रहे हैं? ये किसका बना रहा था, उसी चेन, जिसका चेन बना होता है ना इस मेटल का, उसी का ये बना रहता है। तो ये ऐसे घुमा हुआ है, ये काफी ऐसे लंबा रहता है। इसकी लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक होती है वो लगभग 400 mm प्लस माइनस, अच्छा 400 mm और प्लस माइनस 5 mm का इधर उधर हो सकता है इसमें, कितना, 5 mm, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 400 mm प्लस माइनस 5 mm। यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर होता है इसका, ये 50 mm या 5 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर हो सकता है। बात समझ रहे ना, ये 50 mm डायमीटर का पूरा रहता है, लेकिन इसका डायमीटर कितना होता है तार का, 4 mm 5, मतलब इसका जो डायमीटर है वो 4 मिलीमीटर का क्या है, तार है। जैसे कि चेन भी इसी तार की बनी थी, इसी का। अब ये एरो जो होते हैं आपके, एरो का मुख्य काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए चेन एक है, आपको दूरी यहां से यहां तक की पूरी मापनी है, ए से लेकर के बी तक की दूरी मापनी है। आप चेन को यहां से, एक आदमी हैंडल से पकड़ा और दूसरे लोग यहां तक गए, चेन हो गई खत्म, ठीक है। तो फिर उसी चेन से आगे जाना है, चलिए यहाँ पे रेंजिंग रॉड धंसा करके आप आगे आए थे, लेकिन जब अगला यहाँ पर पहुंचेगा तो आप ठीक उसी जगह पर जाए, वो कैसे पता चलेगा, तो आपको जो चेन लेके आगे बढ़ता है ना, उसको कहते हैं लीडर, लीडर। और जो यहाँ खड़ा रहता है, इस स्टैंडिंग पोजीशन जिसकी होती है, जिसकी स्टैंडिंग पोजीशन होती है ऐसे स्टाफ पकड़ करके, आप इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए ये दो पॉइंट है, एक ए है एक बी है, ठीक है ना। यहाँ पर एक आदमी जो है वो ऐसे स्टाफ पकड़ करके खड़ा है, स्टाफ कहिए या इसको आप रेंजिंग रॉड कहिए, ठीक है ना, रेंजिंग रॉड पकड़ करके खड़ा है, इसको बोलते हैं रेंजिंग रॉड। अभी उसी के बारे में बात करेंगे। अब एक आदमी यहाँ से चेन को ऐसे पकड़ खड़ा है, यहाँ पे इन्होंने धंसा हुआ, यहीं पर इसने बैठ करके, यहीं पर जो है इसने, यहीं पर ये व्यक्ति जो है वो आपका बैठ गया, ठीक है ना, और इसने अपने हाथ से यहां से चेन जो है वो पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, चेन इसने क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। अब ये व्यक्ति जो चेन पकड़ा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, ये व्यक्ति जो चेन पकड़ा हुआ है यहाँ पे, दूसरा चेन को लेकर के आगे जाएगा। तो ये जो लेके जा रहा है, ये है भाई साहब फॉलोवर, इसको क्या कहते हैं, फॉलोवर। इंस्टाग्राम वाले नहीं, यहाँ सर्वे वाले। अब बाकी यहाँ पे जो गया है, वहां पे वो ले जाके ऐसा ही छोटा सा एरो ले जा करके केवल 40 मिलीमीटर का यहीं धंसा देगा, ठीक है, धंस गया, इसको मार्किंग पिन या एरो बोलते हैं। फिर ये आगे जाएंगे, इसको लेंगे और इनके पास एक एरो आ जाएगी। जानते हैं लीडर जो होता है, लीडर के पास एक चेन के साथ में जनरली 10 नंबर ऑफ एरोज are provided to the leader लीडर के हाथ में जनरली 10 सुए होते हैं। इससे दिक्कत ये होता है कि 2-4 बार मापे तो भूल जाते हैं कितना हुआ, तो ये एक एक को उठाता जाएगा। जैसे एक दूरी खत्म हुई, यहाँ पहुंचा तो एक ये उखाड़ लेगा, फिर वो जाके वहां धंसाएगा, फिर ये जाएगा उसको उखाड़ लेगा। मतलब ये करते करते सारी दूरियां मापेंगे, बात समझ रहे ना। तो जितना दूरी कवर होता है, उतने जितने चेन हुआ उतना एरो इसके हाथ में रहता है, जो यहां से आगे की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो ये था इसका किसका काम, मार्किंग करने का, इसलिए इसको एरो या मार्किंग पिन का नाम दिया गया। इसलिए इसको एरो या फिर मार्किंग पिन का नाम दिया गया। आपके सामने है कि एरो और मार्किंग पिन क्या होती है, क्लियर है। साइड भी हमने इसकी बता दी है, क्लियर है कि नहीं पूरी बात। तो एरो या मार्किंग पिन की बात भी हमने कर लिया। अब हम लोग बात कर लें, इसी में लगे हाथ, किसका, एक ड्रॉप एरो भी होता है, हो सकता है मैं वहां लिखा ना हो, लेकिन एक एरो होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉप एरो। ड्रॉप एरो क्या होता है, ऐसा ही एरो होता है, ड्रॉप एरो ऐसा ही एरो होता है, लेकिन उसमें क्या खास बात है, ऐसे इस टाइप से रहेगा और उसमें नीचे एक मेटल बॉब लगा रहता है। ये ड्रॉप एरो है और यहाँ पे ये सॉलिड भारी पत्थर लगा रहता है, यहीं पे इस जगह पे। इसका मुख्य काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, आप चाहते हैं कि हमारे
इसके हम ठीक नीचे क्या होगा, तो या तो यहां से पत्थर छोड़िए, पत्थर पहली बार जहां गिरेगा वही वो पॉइंट है इसके ठीक नीचे वाला पॉइंट। ऐसी जरूरत अभी आगे आपको पड़ेगी कि कब ठीक इस पॉइंट को नीचे ऐसे ट्रांसफर किया जाए। तो लाइन ऑफ साइट पर स्थित किसी बिंदु को जमीन पर स्थानांतरित करने के लिए ड्रॉप एरो ठीक रहता है। या तो कंकर वगैरह गिराइए, तो फिर एक बार पहली बार जहां गिर के निशान बनाया वही सही है। ड्रॉप एरो वहीं पे धंस जाता है, जब इसको आप छोड़ेंगे वहीं जाके क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। बात समझ रहे ना। तो इसका काम क्या होता है, टू ट्रांसफर द पॉइंट ऑन लाइन ऑफ साइट टू द ग्राउंड। मतलब इसका मुख्य काम क्या, टू ट्रांसफर द पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ साइट, पॉइंट ऑन लाइन ऑफ साइट टू द ग्राउंड। मतलब लाइन ऑफ साइट पर स्थित किसी बिंदु को जमीन पर स्थानांतरित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ड्रॉप एरो। तो एरो क्या होता है, उसका काम तो मार्किंग करना है, लेकिन ड्रॉप एरो का काम क्या होता है, ड्रॉप करना। बात समझ रहे ना, क्लियर कट बात हो गई, ये पूरा समझ में आया कहानी क्या है। तो ये आपका हो गया मार्किंग पिन के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेंजिंग रॉड के बारे में। क्या बात कर लेते हैं, रेंजिंग रॉड के बारे में, ठीक है ना। रेंजिंग रॉड क्या होती है, सिंपल, ऐसे एक छड़ी रहेगी पूरी, और वो छड़ी कैसी रहेगी, वो छड़ी ऐसी रहेगी, इसको बीच से टूटा हुआ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि और लंबा है मान लीजिए। तो ये कैसा रहता है, कुछ इस टाइप से, नीचे जो रहता है उसके ऐसे सू लगा रहता है धंसाने के लिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो नुकीला वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सू। यहाँ ये जो पूरा होता है ना, ये काली सफेद पट्टियों में बटा रहता है हर 20-20 सेंटीमीटर पे, इस टाइप से। बीस 20 सेंटीमीटर में क्या रहता है, बटा रहता है, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस थोड़ा सा। हाँ आगे देखिएगा जरा इसमें। तो हमने बोला कि ये जो पट्टियां कटी रहती हैं, यहाँ पे काला फिर सफेद, काला फिर सफेद, काला फिर सफेद, इस टाइप से, ये 20-20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की, फिर यहाँ 20, फिर ये 20, इसी तरह 20-20 सेंटीमीटर करके पूरी रॉड में क्या रहता है, बटा रहता है। रेंजिंग रॉड जो रहती है इसकी टोटल लेंथ जो होती है यहाँ से यहाँ तक लगभग 2 से 3 मीटर, 2 मीटर का भी हो सकता है, 3 मीटर का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ जो सू होती है वो नुकीली रहती है ताकि इसको जमीन में धंसाया जा सके। अच्छा, इन सब का काम कैसे है, क्या करना है, उसको अभी हम समझाएंगे प्रोसेस में। रेंजिंग रॉड किस काम आती है वो भी समझाएंगे, अभी पूरा सर्वे करना सीखेंगे, उसको भी समझेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज आपने समझा यहाँ पे कि रेंजिंग रॉड क्या होती है, ये धंसाने के काम आती है, 20-20 सेंटीमीटर में मटी रहती है पट्टियों में, ये पूरी तरीके से क्लियर है पूरा कि इसको क्या, इसका मुख्य काम क्या है, इसका मतलब क्या इस टाइप का इसका साइज वगैरह है, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये गोल रहती है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा, तो क्रॉस सेक्शन इसका गोल रहेगा और उसका डायमीटर 20 से 30 mm, डायमीटर कितना रहेगा, 20 से 30 mm में रहेगा। बात समझ आ रही है, यानी 2 से 3 सेंटीमीटर में रहेगा इसका। तो ये रेंजिंग रॉड हुई। अच्छा, रेंजिंग रॉड का क्या काम होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेंजिंग रॉड का काम क्या होगा, तो जब भी चेन को फैलाएंगे ना, चेन को जब आप फैलाएंगे तो चेन किस लिए मापी जाती है, दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो मान लीजिए यहां से आप एक चेन को ऐसे, जानते हैं सर्वेइंग में जब काम किया जाता है तो चेन का काम है दूरी मापना। एक स्टेशन यहाँ पे मान लीजिए आपने ए बनाया है, अभी समझाऊंगा सर्वेइंग प्रोसेस जो है। एक स्टेशन जो है आपका बी है, आप इनके बीच की दूरी मापना चाहते हैं। अब चेन आपकी, ये मान लीजिए दूरी कितनी है, काफी ज्यादा है, 200-250 मीटर 300 मीटर हो सकती है। एक दूरी से यहां तक एक ही चेन तो चलो यार माप लीजिए, जैसे फीता छोटा हो गया तो आप फीता को लेके नाप रहे हैं, आज जहां तक पहुंचना है वहां तक फीता पहुंच ही नहीं पाए, तो क्या करेंगे, तब मापने के लिए आप क्या करेंगे, उस समय आप चेन का एक सिरा यहां पकड़ेंगे, दूसरा ऐसे जाएंगे आगे, कितना आगे जाएंगे, तो देखिए जब आप जाएंगे तो उसी लाइन पर अगर चलते जाएं, धीरे 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 उसी लाइन पर चलते जाएं, तो एक टाइम पर तो कंप्लीट हो ही जाएगा ना, एक टाइम पे तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो एक सिंपल सी बात समझिएगा, सीधा उसी दिशा में जाएंगे तब ना कंप्लीट होगा। सीधा कैसे जाएंगे, तो एक चीज समझिएगा क्या करते हैं,
एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे पहले धंसा देते हैं जिसके बीच में दूरी मापनी, इस पर एक फ्लैग लगा रहता है। रेंजिंग रॉड के ऊपर कई बार फ्लैग यानी झंडी लगाते हैं। फ्लैग के बारे में, ये जो झंडी होती है वो दूर से देखने के लिए, स्पष्टता के लिए होती है। ये 25 गुणा 25 सेंटीमीटर की वर्गाकार होती है। 25 गुणा 25 सेंटीमीटर की वर्गाकार झंडी, ऊपर ये फ्लैग क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। ये क्या है, आपका फ्लैग है, ठीक है ना। आप ध्यान समझिएगा इस बात को। ये यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगा, दूसरा रेंजिंग रॉड तो यहाँ पे है ही है, ठीक है ना। एक व्यक्ति को यहाँ बोलिए पकड़ के खड़े हो जाओ, जिसको करना है। अगला सीधे खड़ा कहाँ है, सीधे उस जगह पे काफी दूरी पर। और हम यहाँ से खड़े होकर जब देख रहे हैं तो एक रेंजिंग रॉड तो हमको अपनी दिखाई देगी। यहाँ पे अगर हम खड़े हो जाएं इसको पकड़ करके, ऐसे इसको पकड़ के खड़े हो जाएं, तो एक तो हम इसको देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे इसको, ठीक है। एक तीसरे को बोलेंगे, तीसरे को, कि तुम थोड़ा दाएं बाएं हो करके, ध्यान समझो, दाएं बाएं हो करके ऐसा खड़े हो कि तीनों रॉड एक सीध में दिखाई दे। जब ऐसे देखेंगे तो एक रॉड आपकी दिखेगी, एक पीछे वाली। अब बीच वाला जब सीधे उसी लाइन पर आएगा, ध्यान समझिएगा, बीच वाला भी रॉड लेके ऐसे ऐसे आगे पीछे करेगा, बिल्कुल उसी लाइन। जैसे मेरी अभी आंख आपको दिख रही हो, अभी दोनों आंखें दिख रही हैं, हमने ऊपर किया, हमने देखिए अपनी एक आंख को ढक दिया, एक आंख को ढका। अब इसी आंख के सीध में जितनी चीजें, आप देखिए अभी हाथ ऐसे दिख रहा है, अभी मैं हाथ को ऐसे घुमाया, अब ये केवल स्पष्ट उंगलियां दिख रही हैं। मतलब कहने का मतलब एक सीध में लाना, इनको सीध में कैसे लाए, एक आप एक लास्ट वाला पॉइंट से एक रेंजिंग रॉड दिख रही है, अब बीच वाले को भी बोले कि एकदम सेट होके वहीं आ जाओ। तो ये दोनों हाथ देख रहे हैं आप, इस समय ये दोनों हाथ जो है, अगर आप इस समय इन दोनों हाथों को देख रहे हैं इस टाइप से, मान लीजिए इसको कर दिया, अभी दो दिख रहा है, लेकिन सही सही आएंगे तो केवल एक दिखेंगे, ऐसे केवल एक दिख रहा है, यानी एक सीध में है। तो जब वो वहां आ जाएगा तो बोलेंगे रेंजिंग रॉड धंसा दो। धंसा दिया तो ये चेन वहां से फैला के जब सीधे वहां तक की, मतलब एक बीच वाली रॉड यहां धंस गई, तो यहां तक की दूरी माप लो, इतनी दूरी तक की दूरी माप लो। फिर यहाँ पे एक एरो धंसा दो, सुबह धंसा दो। धंसाने के बाद फिर इसको लेके अब आगे जाओ, एक और यहां पर लेके आगे जाओ। अब यहां से यहां तक की दूरी, इसको देखे, यहां देखे, फिर आगे मापे, फिर इसको देखे, यहां देखे। मतलब कम से कम 4 रेंजिंग रॉड तो चाहिए, 4 रेंजिंग रॉड कम से कम। बात समझ आ रही ना। इसके लिए 3 ही से काम हो जाएगा। इसको छोड़ भी देंगे पीछे वाले को, तो इसी रेंजिंग रॉड से मान लीजिए यहां से यहां तक का नाप लिए, फिर इसको उखाड़ के आगे लेके चले जाइए, यहां से यहां तक कर लीजिए। तो 4 नहीं बल्कि कहिए कि 3 से ये काम हो जाएगा। 4 किस में चाहिए होता है उसका अलग हिसाब है, कम से कम 3, वैसे 4 रहे तो ठीक है। यहां वाला उखाड़ भी लेंगे तो यहाँ खूंटी धंसा दी जाती है, यहाँ पे खूंटी धंसी होती है। खूंटी क्या होता है अभी बताएंगे। तो रेंजिंग करते समय देख रहे हैं आप, सीधाई बनाने का कोशिश, जानते हैं ये जो सीधाई बनाते हैं, सीधाई बनाने का मतलब सीधाई में लाना, aligning all the point in single straight line, it's called ranging. Ranging is the process of establishing intermediate points on a chain line. मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, अंग्रेजी भी बोल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि भोजपुरी भी बोल दूं, ठीक है ना। मैंने बोला सीधाई बनाना, तो कुछ लोगों को लगा होगा कि कौन सी भाषा है, तो उसको कहते हैं रेंजिंग। रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ चेन लाइन। किसी चेन लाइन पर मध्यवर्ती बिंदुओं का स्थापना करना रेंजिंग यानी आरेखन कहलाता है। और उसी आरेखन को करने के लिए जरूरत होती है रेंजिंग रॉड को, रेंजिंग रॉड की। बात समझ रही, उसी आरेखन को करने के लिए जरूरत होती है रेंजिंग रॉड की। क्या बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर है बातें। इससे हम लोग दूरी मापने में सीधाई बनाने का काम आसानी से कर सकते हैं। दूर से विजिबल होता है, फ्लैग्स लगी होती हैं। काली सफेद पट्टियों में क्यों बांटते हैं, ताकि स्पष्ट दिखाई दे। धारीदार चीजें जल्दी दूर से विजिबल हो जाती हैं, धारीदार चीजें दूर से विजिबल रहती हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेंजिंग रॉड के बारे में। अभी हम लोग हर उपकरण के बारे में धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अच्छा, रेंजिंग रॉड का भाई एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑफसेट रॉड, यानी खसका दंड। खसका दंड बिल्कुल इसी के तरीके होता है रेंजिंग रॉड की तरह। लंबाई केवल फिक्स रहती है 2 ही मीटर और इसके ऊपर ग्रुप बना रहता है। बात समझ आ रही। इसका काम क्या होता है, ये सिंपल इसका मुख्य काम है जो खसके लिए जाते हैं छोटे छोटे, उनको मापना, छोटे खसकों को मापना इसका मुख्य काम होता है, ठीक है ना। अब ये छोटे खसके मापने के लिए जो रेंजिंग रॉड यूज होती है वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती है।
बशर्ते ये ऐसे उसके ऊपर एक खांचा ऐसे कई बार कटा होता है, बिल्कुल ऐसे। ये हुआ आपका क्या, रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड, सॉरी खसका रॉड यानी ऑफसेट रॉड, खसका दंड जिसको बोलते हैं। तो ये हुआ खसका दंड। इसके ऊपर यहां पर एक खांचा यानी ग्रूव कटा होता है, खांचा या ग्रूव, ये ऐसे कटा होता है, खांचा या ग्रूव कटा होता है। बात समझ आ रही ना? स्लॉट कह सकते हैं इसको कि स्लॉट कटा हुआ है, स्लॉटिंग हुई है यहाँ पे, खांचे की जगह आप इसको स्लॉट कहिए एक छोटा सा, ठीक है ना। एक चीज जान लीजिएगा, इसका काम क्या है, ये छोटी दूर ऐसे हाथ में लिए रहते हैं इसको लोग, चेन कहीं पर फंस गई है, कीचड़ वगैरह में चली गई है, वहां से निकल नहीं पा रही है, तो हाथ से ना पकड़ करके रेंजिंग रॉड फंसा के खींच लिया जाता है। तो इसलिए ये ऑफसेट रॉड लगा के, तो ऑफसेट रॉड खसका दंड बोलते हैं, यानी छोटी दूरियां मापने के लिए भी प्रयोग होता है, और चेन कहीं झाड़ी वाड़ी में फंस गई है तो इस हुक से फंसा के खींचने के भी काम ये आता है। बात समझ आ रही है? तो इसका काम समझ गया ऑफसेट रॉड क्या होता है। अच्छा, एक नाम हम लिए थे रेंजिंग रॉड के साथ में, रेंजिंग पोल का, रेंजिंग पोल का। अब रेंजिंग पोल क्या होता है? पोल का मतलब होता है, देखिए बहुत दूरी चले जाने पर ना रॉड काफी पतली होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर मिलीमीटर डाया की होती है, तो दिखाई नहीं देती है। तो जब काफी बड़ी दूरी तक का रेंजिंग करना हो तो पोल मतलब खंभा वैसे भी जानते हैं, पोल काफी बड़ा डायमीटर का होगा। यानी रेंजिंग पोल का जो डायमीटर होता है वो 60 mm से लेकर के 100 mm तक का होता है, और लंबाई जो होती है लेंथ वो 4 से 8 मीटर, जबकि नॉर्मल 2 से 3 मीटर होता है। ये सब हाई सब 2 से 3 मीटर होता है, हाई तो केवल 2 मीटर, हाई होता है 2 से 3 मीटर, लेकिन हाई होता है 4 से 8 मीटर, काफी बड़ा एक पेड़ जैसा होता है। बात समझ, एक पूरा बल्ली समझते हैं, बल्ली, बल्ली देखे हैं जिससे छत वगैरह लगाई जाती है तो सपोर्ट दिया जाता है, बल्ली जैसा ये दिखता है, इतना बड़ा डायमीटर और इतना लंबा रहता है, 4 से 8 मीटर। बात समझ आ रही है ना? उसको कहते हैं रेंजिंग पोल। तो आपने अभी तक क्या क्या चीजों को समझ लिया? अभी तक आपने समझा किसको, टेप क्या होती है, एरो मार्किंग पिन क्या है, रेंजिंग रॉड या रेंजिंग पोल क्या है, देखते जाइए सबको। समझ लिया, ऑफसेट रॉड समझ लिया, पेग या मैलेट कहते हैं जो पेग होती है ना। अच्छा, अभी फ्लैग समझ चुके हैं तो इसको हम क्रॉस कर, फ्लैग मतलब झंडी, फील्ड बुक, इंस्ट्रूमेंट और ये सब के बारे में आज तो शायद ये वाला जो है ना, ये पोर्शन अगले लेक्चर में अकेला लगेगा, एक लेक्चर लेगा ये पूरा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आज ये सब यहाँ तक का खत्म हो जाएगी कहानी। यानी अब पेग्स, मैलेट और फील्ड बुक क्या होता है उसको समझ लीजिए। फ्लैग तो समझ ही लिया आप लोगों ने। पेग क्या होता है कि जब कभी स्टेशन पॉइंट्स बनाए जाते हैं, मतलब आपने कोई क्षेत्र मिला, आपने कहा इस क्षेत्र में ये पॉइंट्स हैं, ये इस क्षेत्र को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इसको पूरी तरह से ऐसे ये कवर कर रहे हैं ये पॉइंट्स, तो इन पर पॉइंटिंग करने के लिए धंसाई जाती है क्या, खूंटियां। खूंटी कैसी रहती है, वर्गाकार, ऊपर से देखेंगे वर्गाकार, नीचे कुछ इस टाइप की धंसने लायक बनाई जाती है खूंटी, और ये लकड़ी की बनाई जाती है। इसका मोस्टली पार्ट जमीन के नीचे रखा जाता है, और ये परमानेंटली, ताकि ये निकले ना, अपनी जगह पे फिक्स रहे, काम बाद में भी सर्वे का शुरू हो तो बारिश वगैरह से बह के निकले ना, काफी अंदर धंसाया जाता है। मतलब टोटल लंबाई अगर इसकी हम लोग 15 सेंटीमीटर मान लें यहां से, तो 5 सेंटीमीटर केवल ये बाहर निकला रहता है। और इसका जो शीर्ष होता है ना, ये वर्गाकार होता है, ये खुद ही 5 बाई 5 सेंटीमीटर का होता है। वर्गाकार खूंटी लकड़ी की बनी रहती है, वुडन पेग इसको बोलते हैं, लकड़ी की खूंटी, वुडन पेग। इसको ठोकने के लिए अगर लोहे की हथौड़ी से मारेंगे तो टूट जाएगा, तो लकड़ी का हथौड़ा इसके साथ में यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मैलेट। मैलेट मतलब होता है लकड़ी का हथौड़ा, जिससे हम लोग खूंटियों की ठोकाई करते हैं स्टेशन पे। बात समझ आ गई? शीर्ष काफी हार्ड लकड़ी का होता है ताकि जल्दी फटे ना, और जहां इसको धंसाते हैं उसी पर इसका नाम लिख देते हैं स्टेशन ए। जैसे ये खूंटी है, कैपिटल में स्टेशन ए लिखने का मतलब ये स्टेशन ए है, यहाँ पे दबाएंगे बी सी डी, जो भी आप बना रहे हो उसका नाम इस पर लिखते जाइए। बात समझ में आ रही ना? क्लियर कट बात हो गई कि खूंटी क्या होता है। फील्ड बुक क्या होता है भाई, फील्ड बुक का क्या कहानी है? फील्ड बुक जानते हैं अभी? फील्ड बुक का मतलब होता है एक किताब होती है, जानते हैं? जैसे एक जब चेन, इसको बिना किए थोड़ा समझाना मुश्किल है, मैं एक चीज को समझिएगा। जैसे आप अभी तो आपको पूरा काम ऐसे घेरा बना दिए, छोट लग रहा है कि अरे यार ये पूरा घूम गया। जब आप ये सब नापते हैं और ड्राइंग बनाते हो तो ड्राइंग फील्ड में नहीं बनती है। आप जाते हैं दिन भर फील्ड में,
आज 3-4 लाइनों को मापेंगे दिन भर और उसके अगल बगल के खसके भी मापेंगे। जैसे ये बहुत बड़ी सी, अगर ये बहुत बड़ा सा बाउंड्री होता, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा सा क्या होता है, ऐसे बाउंड्री होता, तो आज दिन भर जाके आप इस पर घूमते, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां घूमते, पहली लाइन मापे, उसके अगल बगल के खसके 2-3 थे वो, फिर दूसरी लाइन मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरह से आप ए बी मापे, फिर बी से सी मापे, उसके अगल बगल के खसके वगैरह मापे। फील्ड बुक क्या होती है, एक किताब होती है जो ऐसे लंबाई में होती है, ठीक है ना, अब बीच से ये ऐसे बंद होगी, ऐसे बंद करेंगे ऐसे बंद हो जाएगी, खोलेंगे तो ऐसे लंबाई में खुलेगी, जब खुलेगी तो उसमें एक लाइन ऐसे बनी होती है, फिर अगला पन्ना पलटेंगे ना, फिर एक लाइन बनी रहेगी, लाइन पहले से बनी रहती है उसमें, ठीक है ना। फील्ड बुक को बोलते हैं हम लोग क्षेत्र पंजी, क्या बोलते हैं, क्षेत्र पंजी, ठीक है ना, फील्ड बुक इसको बोलते हैं, फील्ड बुक या क्षेत्र पंजी, ठीक है। इसमें लाइनें बनी रहती हैं। अब आपने मान लीजिए लाइन मापा BC, तो आप उस लाइन, उस फील्ड बुक में जाएंगे और लिखेंगे B, लिख देंगे यहाँ पे C। अब कहेंगे B से C की तरफ जा रहे थे तो 5 मीटर दूरी पर साइड में 3 मीटर पर एक पेड़ था, तो आपने इसी में एक पेड़ बना दिया फील्ड बुक में। फिर और आगे जा रहे थे, यहां पर ये था, यहां पर ये था, सबको इसमें दिखाया, इसकी लंबाई चुपचाप यहां पर जाके लिख दी 80 मीटर। जानते हैं इससे क्या जानकारी मिली, 80 मीटर की एक लंबाई है जिसका नाम BC है और उसके अगल बगल ऐसी ऐसी चीजें हैं। एक लाइन की जानकारी हो गई पूरी। अब ये भले 80 मीटर ना रहे, उससे नहीं मतलब, लिख दीजिए। फिर दूसरा पन्ना पलटिए, CD मापिए, लंबाई यहां तो वही लंबाई दिखेगी, फील्ड बुक में लंबाइयां नहीं बदलती हैं, फील्ड बुक में वही रहेगा। फिर पलटिए, फिर लिखिए और सबको लिखते जाइए। जब सारी लाइनों की मेजरमेंट हो जाएगी, सबके अगल बगल की चीजें पता चल जाएंगी, तब खुलेगा ड्राइंग सीट, पहली लाइन बनेगी AB फील्ड बुक को देख करके। ड्राइंग डायरेक्ट नहीं बनती है, ड्राइंग पहले फील्ड बुक तैयार होता है, जब फील्ड बुक पूरा बन जाएगा तब बनेगी ड्राइंग। यानी ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ी हमको, फील्ड बुक की, जिसमें हर लाइंस की मतलब डिटेल्स ऑफ एवरी लाइन, डिटेल्स ऑफ एवरी लाइन, यानी सभी लाइनों की जो डिटेल्स है वो आपको फील्ड बुक में क्या होती है, मिलती है। सभी लाइंस की जो डिटेल्स है वो फील्ड बुक में क्या होती है, मिलती है। क्लियर है बात, सबको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्लियर कट बात क्लियर हो गई। तो चलिए आप लोग जो है फील्ड बुक को समझ लिए, पूरा इंस्ट्रूमेंट समझ लिए, जो बचने में बचना आपका रह गया इंस्ट्रूमेंट में, वो साहुल सब लोग जानते हैं ना। साहुल क्या होता है, प्लम्बॉब जो मिस्त्री लेके वर्टिकलिटी की जांच करता है, तो साहुल एक ऐसा उपकरण है जो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ना कि यहाँ मार्किंग पिन छोड़े, वो ड्रॉप एरो छोड़ेंगे तो ठीक यहाँ से नीचे धंसेगा, तो ठीक यहाँ से धीरे धीरे नीचे किसी चीज को उतारना हो तो साहुल का भी प्रयोग कर सकते हैं। साहुल देखे होंगे मिस्त्री आपका घर बनाते समय प्रयोग करता है, ऐसे रहता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे टाइप का रहता है, देखे होंगे आप। इसको बोलते हैं साहुल या इसको बोलते हैं प्लम बॉब। क्या इंग्लिश में बोलते हैं, प्लम बॉब, या फिर इसको क्या बोलते हैं, साहुल बोलते हैं। बात समझ, प्लम बॉब या फिर साहुल बोलते हैं इसको। क्लियर है बात। तो ये हुआ किसका हिसाब किताब, इन सारे इंस्ट्रूमेंट का, जो आपने क्या किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, सारा उपकरण अभी तक पढ़े आप, ठीक है। अब अगले में हम लोग राइट एंगल वाले पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद हम लोग चेन सर्वेइंग पर पहुंचेंगे और चेन सर्वे के बाकी टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे। ये सारे के बारे में आपको सिलेबस में लिखा नहीं था, लेकिन बिना इनको जाने इनसे क्वेश्चन भी आएंगे, जान लीजिए, और इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे, ये भी जान लीजिए। जो लोग थ्योरी समझ के सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे, अभी न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।